हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पूछे गए एग्जाम में, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और इसको जो थ्योरी है तो मैंने आपको करा दिया है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका मैंने सिलेबस भी आपका सीडीपी का पूरा बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन को हम लोग जल्दी देखेंगे क्योंकि थ्योरी को हमने क्या किया, डीप में पढ़ा है अच्छे से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। जो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं ये कितनी होती है, ये मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि जो बाल अवस्थाएं होती है तो इसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं, 2 होती हैं कि 3 होती हैं कि 4 होती है कि 5 होती है। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है और प्रौढ़ावस्था होती है। इन सब के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि जब शैशवावस्था में बच्चा होता है तब क्या करता है, और जब बाल्यावस्था में होता है तब उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, और जब किशोरावस्था में होता है तब उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, और जब प्रौढ़ावस्था में जाता है तब उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक बताया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है तो कहाँ पर है। पहला कह रहा है बाल विकास की दृष्टि से, दूसरा कह रहा है बाल शिक्षा की दृष्टि से, तीसरा कह रहा है बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से, और जो चौथा है वो कह रहा है बाल समायोजन की दृष्टि से। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से। क्या हो जाएगा, बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है, ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है किलपैट्रिक, दूसरा कह रहा है स्टेनले हॉल, तीसरा कह रहा है टिपिनन और चौथा कह रहा है वाटसन। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्टेनले हॉल। किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था होती है वो बड़े तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। यानी जो प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत था तो इसके प्रतिपादक कौन है। पहला कह रहा है C.L. हल, दूसरा कह रहा है पावलोव, तीसरा कह रहा है थार्नडाइक और चौथा कह रहा है वुडवर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थॉर्नडाइक। कौन हो जाएंगे, थॉर्नडाइक हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। पहला कह रहा है मध्यमान, दूसरा कह रहा है मध्यांक, तीसरा कह रहा है प्रसार और चौथा कह रहा है बहुलक। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रसार। क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो पहला मतलब जो कह रहा है वो कह रहा है विकास, दूसरा कह रहा है परिवर्तन, तीसरा कह रहा है समायोजन और जो चौथा वो कह रहा है अस्थिरता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। यानी जो बालक का विकास होता है तो उसमें कौन सा कारक है जो उसे प्रभावित नहीं करता है। पहला कह रहा है पोषण, दूसरा कह रहा है लिंग भेद, तीसरा कह रहा है संस्कृति और चौथा कह रहा है वातावरण। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लिंग भेद। क्या हो जाएगा, लिंग भेद। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। पहला कह रहा है अवधान, दूसरा कह रहा है प्रेरणा, तीसरा कह रहा है प्रतिकार और चौथा कह रहा है अधिगम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रेरणा। क्या हो जाएगा, प्रेरणा हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है
है तो वो क्या कहलाता है? पहला कह रहा है प्रायसरण, दूसरा कह रहा है माध्यिका, तीसरा कह रहा है बहुलक और जो चौथा वो कह रहा है माध्य। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माध्य। क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो वही कहा गया है कि पदों के योग से पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है, यानी किस अवस्था में बच्चे बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं। पहला कह रहा है किशोरावस्था, दूसरा कह रहा है शैशवावस्था, तीसरा कह रहा है बाल्यावस्था और जो चौथा वो कह रहा है प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किशोरावस्था। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? कि ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? पहला कह रहा है रॉस का, दूसरा कह रहा है वुडवर्थ का, तीसरा कह रहा है रायबर्न का और चौथा कह रहा है स्किनर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वुडवर्थ का। किसका कहना था? वुडवर्थ का था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? पहला कह रहा है 1 से 5 साल तक के बच्चों के लिए, दूसरा कह रहा है 3 से 11 साल तक के बच्चों के लिए, और मतलब जो तीसरा है वो कह रहा है 11 से 13 साल तक के बच्चों के लिए, और जो चौथा है वो कह रहा है 11 से 15 साल तक के बच्चों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 से लेके 11 साल तक के बच्चों के लिए। अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग का प्रकार नहीं है। पहला कह रहा है क्रोध, दूसरा कह रहा है भय, तीसरा कह रहा है ध्यान और चौथा कह रहा है प्रेम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ध्यान। क्या हो जाएगा? ध्यान हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 80 से लेके 90 मतलब के बीच, या फिर 110 से लेके 120 तक की, या फिर 140 से अधिक, या फिर 100 से 120 तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 140 से अधिक। क्या हो जाएगा? 140 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां कितनी होती हैं? पहला कह रहा है 2, दूसरा कह रहा है 4, तीसरा कह रहा है 6 और चौथा कह रहा है 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4। ठीक। अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन की समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोसा परीक्षण, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि रोसा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? ठीक। तो किसने किया था? इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए, तो आप लोगों को याद रखना है कि रोसा परीक्षण विधि को 1921 में स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रोसा द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसने किया था? हरमन रोसा द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक किया गया था। इनका प्रयोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लक्षण को आकलन करने के लिए किया गया था, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जांचने के लिए किया गया था। ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यमान का प्रयोग कब किया जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यमान का प्रयोग कब किया जाता है? तो गणितीय भाषा में किसी भी संख्या को जोड़कर जब उसके पद से भाग देने पर प्राप्त ही हमारा क्या कहलाता है? मध्यमान कहलाता है। यानी कितने पद हैं और पदों की संख्या क्या है, मतलब पद कौन कौन से दिए उनको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, और कितने पद हैं उनसे क्या करते हैं? हम भाग दे देते हैं। तो हमारा क्या निकल आता है? मध्यमान निकल आता है। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा x अपॉन n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? ठीक। अब उनके बारे में समझेंगे। अब यहाँ से हमारे अति लघु त्रिप्रश्नीय चल रहे हैं। ठीक। तो अब चलिए समझते हैं इनके बारे में। पहला कह रहा है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि बुद्धि लब्धि इसका सूत्र बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु क्या है और जिसकी वास्तविक आयु होती है उसको हम लोग बटे कर देते हैं, और कितना कर देते हैं? इंटू 100 कर देते हैं, तो भाग देते हैं। तो जो हमें प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है? बुद्धि लब्धि होता है। फिर अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मकता से क्या आशय है? यानी जो सृजनात्मकता होती है तो ये क्या होती है? कहने का मतलब इनके यही है। तो कहा जा रहा है कि यह एक मानसिक संक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म से देती है। ठीक। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि यह एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया है जो क्या करती है? परिवर्तनों को जन्म देती है।
और क्या कहा जा रहा है, सृजनात्मकता अथवा रचनात्मकता किसी विचार, कला, साहित्य के संबंध, किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या पुनर्सर्जित करने की क्या है, प्रक्रिया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी से होता है। व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य व्यवहारों के तरीकों, रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं, उद्देश्यों, प्रेरणाओं तथा शारीरिक गुणों आदि के सीमित योग को क्या कहते हैं। इनके जो सीमित योग होता है उसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। और जो पर्सनालिटी शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी जो उत्पत्ति है वो हमारी लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के पर्सनालिटी सब मतलब लैटिन भाषा से पर्सनालिटी शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, नकाब या फिर नकली चेहरा होता है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोसा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था। तो हरमन रोसा द्वारा क्या किया गया था, रोसा परीक्षण का प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है। तो कह रहा है आंसर, गणितीय भाषा में किसी भी संख्या को जोड़कर जब उसके पद से भाग देने पर प्राप्तांक की हम लोग क्या कहते हैं, मध्यमान कहते हैं। इसका जो सूत्र है वो क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n होता है। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो मध्यांक एक ऐसा बिंदु होता है जिसके मापन के किसी एक स्केल पर टिके आधे अंक ऊपर की तरफ तथा ठीक आधे अंक नीचे की तरफ होते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, मध्यांक कहलाता है। और मध्यांक का सूत्र क्या होता है, n+1/2, जहाँ m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है मध्यांक मूल और n का मतलब होता है पदों की संख्या। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है। सीखने का वक्र, जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखना आरंभ करता है तो सीखने की गति आरंभ से अंत तक एक समान नहीं होती है। वह किसी कौशल में शीघ्र ही प्रवीण नहीं हो जाता है। उसके सीखने की गति कभी तेज, कभी धीमी और कभी बिल्कुल रुक जाती है। ये सीखने की इस गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो सीखने का वक्र रेखा सीखने की उन्नति या अवनति को दिखाई हुई एक वक्र रेखा बन जाती है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को सीखने का वक्र कहते हैं। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना। आप भी लोग मान लीजिए कोई भी कार्य स्टार्ट करते हो तो क्या समान गति से चलता रहता है, ऐसा नहीं होता है ना। कभी कोई सिचुएशन आ जाती है तो कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी आपकी जो सीखने की गति हो क्या धीमी हो, कभी तेज हो, एक समान नहीं रहती है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक की वृद्धि कब रुक जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बालक होता है तो इसकी वृद्धि कब रुक जाती है, यानी ग्रोथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, बालक की वृद्धि के विषय में समस्त विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो बालक की वृद्धि होती है वो 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्थिरता यानी रुक जाती है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है तो उसकी जब तक एज कितनी हो जाती है, 25 साल तक, तब तक क्या होता है, मतलब तब तक तो उसकी मतलब जो वृद्धि वो बढ़ती रहती है, लेकिन 25 साल के बाद क्या होता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, कहा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि TAT का संबंध किससे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि TAT का संबंध किससे है। तो TAT का संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से है, जिसका प्रतिपादन किसने किया था, मरे एवं मार्गन ने किया था। TAT का फुल फॉर्म इसके बारे में जानेंगे, थीमेटिक अप्रोचेस टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, फिर से समझ लेते हैं। थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। क्या रखना है याद, कि जो TAT होता है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म का मतलब होता है फुल नेम, इसको बोलते हैं थीमेटिक ऑपरेशनल टेस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति का मुख्य कार्य क्या है। स्मृति का मतलब क्या होता है, मेमोरी से होता है। मेमोरी से वह प्रक्रिया है जो अनजाने में काम करती है और सूचना को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करती है। स्मृति शब्द का मतलब क्या होता है, याद किया हुआ। जब भी आप लोग कुछ देखते होंगे तो उसका क्या होता होगा, माइंड में आपकी पिक्चर बन जाती होगी, लेकिन जब आप लोग उसे क्या करते होंगे, कभी सोचते होंगे तो फिर क्या होता है, जैसे आप लोग मतलब रिलेट करते होंगे तो जाने कितनी उसके बारे
बारे में क्या होता होगा, चीज़ें समझ में आने लगती होंगी। तो वही हमारा क्या होता है, स्मृति होता है। सक्रिय स्मृति से क्या आश्रय है? सिगमंड फ्रायड के अनुसार हम भी स्मृति की क्रिया द्वारा अपने खुद के अनुभवों को स्मृति से निकाल देते हैं। सक्रिय विस्मृति का कारण व्यक्ति है, वह स्वयं की किसी बात को भूलने का प्रयास एवं उसे भुला देता है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है। तो अभिप्रेरणा एक संक्रिया है जो जीव को कुछ करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन होता है। का अर्थ किसी व्यक्ति के लक्ष्योन्मुख यानी व्यवहार को क्या करता है, सक्रिय या ऊर्जान्वित करता है। आप लोग ये मान लीजिए क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को एक मतलब किस लिए पढ़ रहे हो कि आप लोगों को पता है कि हमें क्या करना है, टीचर बनना है, तो ये आपको क्या मोटिवेशन है। ठीक, अगर आपको ये पता ही ना हो कि मतलब हमें टीचर बनना है तो फिर आप लोग क्यों पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे ना, इसलिए आप लोगों ने डीएलएड भी किया है। ठीक, तो ये इसका मतलब हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है। अब इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है। सीखने की प्रक्रिया में 6 अलग अलग घटकों की इंटरैक्टिव प्रक्रिया शामिल होती है। उच्च क्रम पर स्मृति, ध्यान, भाषा प्रसंस्करण, लेखन और संगठन। सीखने के लिए ये सभी घटक एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, परस्पर क्रिया भी करते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब फिर अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक, चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों ने थ्योरी मतलब सिलेबस है जो स्लीपी का पूरा कर लिया होगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, उनकी भाषा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ भी रही होगी। अगर जिन लोगों ने न देखा हो तो थ्योरी क्लास को देखिए, क्योंकि थ्योरी को मैंने क्या किया, डीप में बता दिया है, अच्छे समझाया है। तो आप लोग क्वेश्चन भी क्या करोगे, जल्दी कर लोगे। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।